अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शरीक इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। हमने गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात की थी कि मुआहदे के करीब हैं, लेकिन एक इशू जो बरकरार है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं लेगी। एटलीस्ट पहले मरहले में वो वजारतों में शामिल नहीं होगी। बाकी डिटेल्स हैं उसके ऊपर इत्तफाक़ राय हो सकता है। रात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आधी रात के बाद, तो उसके बाद तमाम लोगों के चेहरे देख कर एक चीज़ वाज़ेह नज़र आती थी कि ये कोई खुशी की शादी नहीं है, मजबूरी की शादी है। और कितने दिन निभेगी इसके ऊपर भी सवालिया निशान बरकरार रहेगा। कोई एक चेहरा ऐसा नहीं था जो हुकूमत पाने की खुशी में बड़ा तमतमा रहा हो, बल्कि ये लगता था कि वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक अमेरिकन फ्रेज़ इस्तेमाल किया और वो काफ़ी हद तक रेलेवेंट है। मौजूदा जो इनका शराकत इक़्तिदार का फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है अ शॉर्ट गन वेडिंग। तो ये शॉर्ट गन वेडिंग ही है, कितनी देर चलेगी शहबाज साहब की मालूम नहीं है। हो सकता है वो बहुत खुश हों कि उनको वज़ारत उज़्मा मिल गई है, लेकिन नवाज़ शरीफ क्या उनकी सियासत यही थी कि एक ऐसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को वो लीड करे, उनकी जमात, जो कल को हर आने वाले दिन के साथ जब IMF की डील का काम शुरू होगा तो अनपॉपुलर होगी, महंगाई के दबाव में, टैक्सेस के दबाव में और गवर्नेंस के इशूज़ में और इत्तेहादियों को खुश करने में, जैसे 16 माह पहले PDM की हुकूमत हुई है। लेकिन बहुत से सियासी नाकदीन का ख्याल ये है कि शायद मरीम नवाज़ की एज़ चीफ मिनिस्टर लॉन्चिंग के लिए नवाज़ शरीफ साहब के लिए परफेक्ट टाइमिंग होती और ये इससे अच्छा माहौल उन्हें मिल नहीं सकता कि मरकज़ के अंदर उन्हीं की जमात जैसी भी हो हुकूमत के अंदर मौजूद हो, ताकि पंजाब के अंदर उनको परफॉर्म करने के लिए बेहतर स्पेस मिल जाए। वसाइल का भी इशू नहीं होगा, वफाक से सपोर्ट भी मिलती रहेगी, लीगल इशूज़ के ऊपर भी और फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी, और मरकज़ से PSDP फंडेड प्रोजेक्ट्स में भी पंजाब को हिस्सा मिलता रहेगा, जिसके अंदर शायद वो स्पेस क्रिएट हो जाए जिसमें मरीम साल 1.5 साल के अंदर पंजाब में जो PMLN ने स्पेस लूज़ की है 16 माह की PDM की गवर्नमेंट में, वो दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाए। ये बिग गिफ है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी एजम्पशन तब कामयाब होती हैं, जैसे अगर आपको 88 और 90 का पॉलिटिकल फेज़ याद हो, जब मरकज़ के अंदर मोहतरमा की हुकूमत थी और पंजाब के अंदर नवाज़ शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त तमाम मुश्किलात के बावजूद एक अपोजिशन वाला फेज़ थे पंजाब के अंदर, जो मरकज़ की हुकूमत को कन्फ्रंट कर रहे थे। उसमें उन्होंने सियासी अपना सफ़र जो था उसका ऊपर की तरफ जाने का आगाज़ किया था। लेकिन क्या मरीम अपने चचा की मुखालफत में या उसको कन्फ्रंट करेंगे? नहीं करेंगे। उनको तो वफाक को डिफेंड करना और वफाक की सपोर्ट लेनी है। तो अजीबोगरीब एक मलगूबा बनेगा। आइंदा आने वाले दिन आएंगे, तय करेंगे कि रास्ता कैसे इनका कटता है, बेहतरी के साथ आगे चलता है सफ़र, तो फिर तो इनके लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन जैसे जैसे रोड ब्लॉक्स आएंगे, इनकी पॉपुलैरिटी वाले इशूज़ मौजूदा इलेक्शन में भी सामने आए थे पीपल्स पार्टी के और PMLN के, आगे जाकर ये मज़ीद गहरे होते जाएंगे। जैसे ही IMF का प्रोग्राम आपने 3 साल का फाइनलाइज़ किया और वो कंडीशनैलिटीज़ के ऊपर अमल दरामद शुरू किया, तो लोग जो तवक्को रखेंगे कि शायद उनकी ज़िंदगियों में आसानी आए और उन्हें पता चलेगा कि नहीं, अभी यूटिलिटी टैरिफ्स ऊपर जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस का बोझ आ रहा है, तो वहाँ से रिएक्शन आएगा। आज जो प्रोग्राम में शुरा है उनसे इंतमाम करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से फैसल वाडा साहब सीनियर सियासतदान है, इसके अलावा साहिबजादा हामिद रज़ा साहब सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो भी हमारे साथ है। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मोहसिन साहब, आपने एक शानदार काम किया, थोड़े लोगों ने उसमें बड़ेपन का मुजाहरा किया, आप भी उसमें शामिल हैं। ख्वाजा साद हैं, खुर्रम हैं, यहाँ से खोखर साहब हैं इस्लामाबाद से, जिन्होंने अपनी शिकस्त को माना, लेकिन कुछ ने साथ कहा कि PTI जीती है, जो जिसको जीता हुआ करार दिया गया वो दुरुस्त नहीं जीता। बाज़ हल्कों के अंदर, जैसे खोखर साहब का हल्का है, उसके अंदर ये डिस्प्यूट अभी पेंडिंग है, हल नहीं हुआ। आपकी हार सही थी, जेन्युइन थी? वहाँ ठप्पे शप्पे रौला वौला कुछ ऐसा तो नहीं था? मैं मुबारक उसको दी, ठीक है। मुझे पता है कि उसके बाद मेरा जो फ़ोरम है, अगर मुझे एतराज़ात हैं तो मेरा फ़ोरम ट्राइब्यूनल है या मेरा फ़ोरम इलेक्शन कमीशन था। मोबाइल फ़ोन की जो सर्विस बंद की गई, उससे मुझे ज़ाती तौर पे मेरे इलेक्शन को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग का स्टाफ था ज़्यादा, उन्होंने मेरे जितने भी वोटर सपोर्टर थे उनसे काफ़ी ज़्यादा एक रूड रवैया इख्तियार किया, और वो पोलिंग एजेंट्स बन गए मेरे मुखालिफ कैंडिडेट के, PTI के जो थे, और उन्होंने वहाँ पे जाके मेरे पोलिंग एजेंट्स को काफ़ी परेशान किया। मैंने उसका मुबारक दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी मैंने सारे फॉर्म 45 इकट्ठे कर रहा हूँ। कई जगहों पे पता लगा कि बैलेट पेपर्स की जो बुक्स हैं वो भी गायब हैं। फिर उसके बाद मुझे मेरे RO ने कहा कि आपने ऑफिस में नहीं आना। मैं 3-3:30 बजे के करीब RO ऑफिस में गया और मैंने कहा कि जी मैं 5-5:30 बजे ऑफिस में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी किसी भी कैंडिडेट का दाखिला ममनू है। और ये हुआ कि 6-7 बजे मुझे जब ममनू कह दिया गया और ऑफिस में आने से मना किया गया, और मेरे मुखालिफ को ऑफिस में 300 बंदों के साथ उसके जितने भी हमायती थे उनको दाखिल कर लिया गया। इस तरह के मेरे काफ़ी एतराज़ात हैं
वो जो मेरी अपनी आपके जगह पे इतराज़ात है। हैं, ऐसे ही इतराज़ात पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के भी हैं। पीटीआई के भी मेरे इतराज़ात हैं, तो लेकिन इसका मतलब है आप भी समझते हैं कि रिग्ड इलेक्शन। मैं, मेरा जो सीईओ था, जो एजुकेशन का मुलाजिम रियाज कदीर भट्टी, जो मेरे हल्के में सीईओ आरओ था, वो पीटीआई के टेन्योर में पिछले में 2017 से लेकर 2019 तक सरगोदा में सीईओ एजुकेशन रहा है, और उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी इन्हीं लोगों ने करवाई थी। उसको सीईओ एजुकेशन लगवाने वाले भी जो मेरे मुखालिफ लोग थे, जो पैनल में एमएनए एमपी लगे हुए थे, बल्कि उसकी तो तस्वीरें उनके घरों में भी हैं कि उनके घर में आ रहा है, जा रहा है। इस तरह के इतराज़ात तफज़ात मेरे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो, लेकिन मैं उनको जहाँ पे मेरा मुनासिब फोरम है मैं वहाँ पे उठाऊंगा, और मैं हेर से कि मबनी बातें नहीं कर रहा। जो भी मैंने बातें आप की, ये ट्रिब्यूनल में एक्चुअली गए तो नहीं है ना? मैं ट्राइब्यूनल में भी अपने फॉर्म 45 जितने अभी देखे ना, मेरे फॉर्म 45 50 के करीब मिसिंग है अभी भी। वो अभी तो भी आपका मेरे कसूर है, आपके पोलिंग नहीं, एजेंट्स क्यों नहीं लेकर पोलिंग आए? एजेंट्स जो हैं मेरे, उनको दिए नहीं गए। अब मैं उनके वेरी बयान गुड। हल्फी जो फिर है, पीटीआई जो शिकायत कर रही है सही कर रही देखिए है। मेरे भी इतराज़ात है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये पीटीआई की हुआ। इसका मतलब है शिकायत सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अगर मेरी शिकायत है तो मैं लेके जाऊंगा अपनी शिकायत फोरम पे। फैसल वाडा साहब, जो हुकूमत साजी का अमल है, ये तो इनके हल्के की शिकायत थी, इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। फैसल वाडा साहब, आप ये बता दें मुझे कि ये जो हुकूमत साजी है ये आगे चलेगी कि नहीं चलेगी? क्योंकि जिस तरीका से इन्होंने इत्तेहाद बनाया है, वफाक के अंदर वजारतें नहीं ले रही पीपल्स पार्टी, सवालिया निशान नहीं रहेगा। माइनॉरिटी गवर्नमेंट 80 एमएनएस के साथ कितनी देर चलाएंगे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए मलिक साहब, मैं तो एक्सक्यूज़ मी, कई महीनों से आपको आपके प्रोग्राम्स में, बाकी प्रोग्राम्स में भी कह रहा हूँ कि कोई मुआवजा होगा, कोई अल्लाह की मदद आ जाएगी तो कोलेशन लेके 1.5 पौने 2 साल, 2.25 साल तक शायद खिंच जाए, शायद बहुत बड़ा शायद। लेकिन रात इतने बुझे हुए क्यों थे सारे ये? अच्छा, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने सियासी तौर पे निचोड़ भी लिया, दबोच भी लिया, और एक सियासी पॉजिटिव वे में सियासी दरिंदे की तरह सब सियासी कपड़े छोड़ दिए, बाकी सब ले लिया। सो देव टेकन एवरीथिंग। सियासी कपड़े छोड़ के बाकी सब ले लिए। नहीं, आपने लफ्ज़ बड़ा सख्त जुमला उनके लिए इस्तेमाल किया। नहीं, मैं तो इसमें पॉलिटिकल एंगल से बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, अभी प्रोविंसेस में वो तो उनका पार्टी प्रोगेटिव है, जो मेरा एनालिसिस वो सूबे में चले जाएंगे। सूबे की उन्होंने डील बहुत अच्छी की है। जिन जगहों पे उनके लोग हैं वहाँ इनका एसपी होगा तो उनका डीसी होगा, उनका डीसी होगा तो इनका एसपी होगा। एक डेवलपमेंट परसेंटेज भी वो ले लेंगे इनसे। तो उन्होंने तो अपनी प्रोविजनिंग पंजाब में भी कर दी है। सो दैट्स वेरी स्मार्ट पॉलिटिक्स। आपको क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने कैंपेन भी अच्छी चलाई। ठीक है। पीटीआई का प्रॉब्लम ये था कि पीटीआई को समझाया था, अब तो वो जो सुन्नी काउंसिल है उस पार्टी के अंदर जम हो गई, तो हम सुन्नी काउंसिल ही कहेंगे। सुन्नी काउंसिल है ना नाम? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तहत उनको समझा के थक गए कि भाई आप सिस्टम के अंदर आके सिस्टम को ठीक करें। उन्होंने कहा नहीं, हम तो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो हम चांद की तरफ देख रहे हैं। मैंने पहले कहा था वो चांद पर बनाने जा रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं और निज़ाम बना रहे हैं। तो अब चांद की तरफ उनको देखते हैं, पीटीआई वालों को, इनको ज़मीन की तरफ सर देखते हैं। वैसे हक उनका था, 92 उनके या 93 उनकी सीटें थी, पहले आप उनको मौका देते। देखिए नदीम अली साहब, ये आपकी बात बिल्कुल बचा है। मैं तो बहुत दफ़ा पहले दिन से जब इनकी स्पीच आई कायद की, मैंने तो उनको कहा कि एहतराम के साथ कि अब मियाँ साहब घबराना नहीं है, मियाँ साहब कदम उठाएं, कोई आपके साथ नहीं है। ठीक है। तो उसके तहत अगर वो ये कह देते कि आप गवर्नमेंट बनाएं, मैं तो मोहसिन साहब को ऑफ द रिकॉर्ड अभी एक बैठ के कह रहा था कि आपको असूलन ये करना चाहिए था कि बाय लाज आपने कह रहा था कि हम आपको हर किस्म की सहूलत देते हैं। 10 सीटें आप कहते हैं, हम आपको 20 सीटें देते, चले करें। प्रॉब्लम है कि उनको आजमाते तो एक दफ़ा, ये कौम ने जिस तरह कंधे पे बिठाया, कौम गिराने में भी 3 महीने लगाती। लेकिन मौका उनको मिलना चाहिए था। ठीक है, बड़ी पार्टी वो थी। अब आपके नून लीग के नवाज शरीफ साहब कैबिनेट में आते हैं नहीं आते, उसमें असेंबली में, ये बड़ा सवाल है। अगर मैंने कल मोहसिन से पूछा तो मोहसिन भाई ने कहा कि आएंगे, तो मैंने कहा अगर वो आएंगे तो फिर तो उनकी तरफ लोग सवाल करेंगे, उनसे जवाब पूछेंगे, और फिर कायद के होते हुए तो शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी कोई नहीं होगी कि 16 महीने में। आपके ख्याल में वो अपनी सीट एज एमएनए रिटेन करेंगे कि छोड़ देंगे? देखिए असूलन तो ये तो मेरा इनसे सवाल है कि असूलन तो उनको असेंबली में आना चाहिए, आखिर मैंडेट है, वोट को इज्जत देकर नारा है, उनको लाए हैं, उनको वोट दिया है, उनको मजबूरन वहां तक पहुंचाया, तो अब उनको आगे बैठना चाहिए। बैठेंगे जी कौमी असम्बली में? ये सब देखिए ये तो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, और मैं अभी ये फैसला फाइनल नहीं है। देखिए मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान की कौम ने अगर इसमें जो मैंडेट हुआ, जो इलेक्शन वोट डाला नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? अगर पाकिस्तान के लिए बैठना पड़ा तो बैठ जाएंगे। ये मतलब ये इफ वाली बात है, वो एमएनए हाँ, है। अगर पाकिस्तान, अगर कोई ऐसी सूरत हाल सर ज़्यादा हामिद रजा साहब, जरूरत सर आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपकी जमात इस वक्त लीडिंग पार्टी है कौमी असम्बली में, इस वक्त तक क्या वो फॉर्म जमा हो गए? पहले थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए नंबर्स के हवाले से। 92 एमएनएज एज इंडिपेंडेंट पीटीआई के सपोर्टेड थे, एक सीट आपकी अपनी है, तो इस वक्त टोटल स्ट्रेंथ कितनी है जिन्होंने फॉर्म कौमी असम्बली के अंदर जमा करवा दी हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। हमारे पास इस वक्त हमने 87 फॉर्म्स जो हैं वो जमा करवा दिए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, नेशनल असम्बली के, और पंजाब असम्बली के हमने 107 जमा करवा दिए हैं। इसी तरीके से KPK के हमने 87 फॉर्म्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए हैं, और सिंध असम्बली के हमने 9 फॉर्म्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तमाम कैंडिडेट्स के बयान हल्फी अलॉन्ग विद द एक्सेप्टेंस लेटर्स बाय SIC, और इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर के बाद हम वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए जा रहे हैं जी, सबमिट करने जा रहे हैं। सर उसकी तो तारीख गुजर नहीं गई साहबजादा साहब? सर देखें, एक चीज़ ये थी कि जिस वक्त हमारा अलायंस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो हमने प्रायोरिटी लिस्ट जो है ख़वातीन की और अक़लियतों की जमा करवाई थी, और उस वक्त तक जो बैट का निशान था वो हमारे पास मौजूद था। तो टेक्निकली हमारी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक नहीं थी कि हमारी उस लिस्ट को कंसिडर ना किया जाता, लेकिन चूँकि बैट का निशान उस लिस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद लीगल ग्राउंड्स के ऊपर उड़ाया गया है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं उसके अंदर से फॉल्ट हमारी साइड के ऊपर नहीं है। हमारी लिस्ट ऑलरेडी सबमिट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बैट का जो निशान था उसको उड़ाने के बाद ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमें जो हमारी ख़वातीन की और जो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल हो जाएंगी, और वी विल स्टैंड बिटवीन 122 टू 127 इंशाल्लाह। ये वो फहरिस्त है जो PTI ने जमा कराई है, आप कह रहे हैं PTI की जमा करवाई फहरिस्त है? ये अलाइड फोर्सेस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका लिस्ट थी जो वहाँ पर जमा करवाई गई थी जी। लेकिन सर आपने तो खुद भी एज इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट किया, आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट पे कॉन्टेस्ट नहीं किया। उसकी वजह ये थी नदीम मलिक साहब कि आपके इल्म में है कि जिस दिन लास्ट डेट थी टिकट्स सबमिट करवाने की, तो चूंकि हम एक अलायंस में थे और हमने फैसला किया था कि पंजाब के अंदर हम ये तीनों पार्टियां जो हैं वो बैट के निशान के ऊपर कंटेस्ट करेंगी, और मोहतरम काजी फ़ायज़ ईसा साहब चूँकि उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अदल इंसाफ के हवाले से अजीमुशान फ़ैसले फरमा रहे थे, तो रात के 12 बजे जब उन्होंने फ़ैसला किया तो हमारे पास 2 से 3 मिनट थे टिकट जमा करवाने के लिए, तो इस वजह से हम अपना भी टिकट नहीं जमा करवा सके, और इंडिपेंडेंट हैसियत में मुझे भी वहाँ से कंटेस्ट करना पड़ा जी। ये काजी साहब का फ़ैसला मुझे पसंद नहीं आया। काजी साहब को मौका मिले तो इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आपकी रिव्यू की शायद PTI की दरख्वास्त है, लेकिन इस वक्त आप लोगों की टेक्निकली अब अरेंजमेंट क्या है? PTI इस जमात को लीड करेगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, इस जमात का हेड साहबजादा हामिद रज़ा होंगे अब, या बैरिस्टर गौहर होंगे, या कोई और शख्स होंगे? असम्बली के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी भी फॉर्म होगी ना अब? हाँ देखें, बिल्कुल इस तरह, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एज अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है 2013 से ऑनवर्ड्स, और तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारी फुलफिल्ड हैं, तो टेक्निकली तो ज़ाहिर है उसे मैं ही लीड करूँगा, लेकिन जो हमारा मेमोरेंडम साइन हुआ, और मेमोरेंडम से बढ़ के मेरा ख्याल है कि आपका बाहमी एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, और हम थ्रू थिक एंड थिन इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं द लास्ट 7 years और सो, और खान साहब ने हम पर एतमाद का इज़हार किया, तो मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, जो कि हमारी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तमाम अलाइड पार्टीज़ की, मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट क्लियर किया था कि पॉलिसी विल बी गिवन बाय द खान साहब एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंशाल्लाह। अच्छा साहबजादा साहब, एक चीज़ सवालिया निशान है, सियासी तौर पर दूसरे जो फ्रीक है उससे गुफ्तगू करनी चाहिए। सियासत यही होती है ना, आप सियासत में आते हैं तो दरवाज़ा गुफ्तगू का कभी बंद नहीं किया जाता। लीडिंग पार्टी आप PTI की बनती थी, PTI ने बाकियों से मुज़ाकरात क्यों नहीं किए? ये बात मैं समझने से कासिर हूँ। नून लीग आपकी बड़ी राइवल हो सकती है पंजाब में, पीपल्स पार्टी से बात करते वो कर सकते थे, आप नहीं किया। आपने हुकूमत साजी के अमल में आपने अपने आप को पीछे कर लिया, इसके अंदर कोई लॉजिक आप समझा सकते हैं? नहीं नदीम मलिक साहब, हमने पीछे नहीं किया। देखें, हम क्लेमेंट हैं 180 सीटों के नेशनल असम्बली के अंदर, और जब हम इस चीज़ का क्लेम करते हैं कि हमारे पास 180 सीटें नेशनल असम्बली के अंदर, तो वो हवा के अंदर हम क्लेम नहीं करते। हमारे पास इन रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के प्रॉपर फॉर्म 45 जो हैं वो मौजूद हैं,
95% जी। 95% से मुराद है कि 180 सीटों में से 95% के कंप्लीट फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, और सिर्फ हमारे पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट के वो फॉर्म 45 नहीं है। उन कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर किसी और जमातों ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है या कुछ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो हमारे फॉर्म 45 को एक्सपोर्ट देने के लिए हमारे पास उन कैंडिडेट्स के फॉर्म 45 भी मौजूद हैं। तो आप देखें टेक्निकली अगर एक हलके के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो फॉर्म 45 जारी किए हैं और आरओ साहब के पास जब वो तमाम फॉर्म 45 कलेक्ट हुए हैं और आरओ साहब ने उसको फॉर्म 47 जारी किया है, तो उसके अंदर अगर 7 कैंडिडेट या 8 या 9 कैंडिडेट के फॉर्म 45 मैच कर रहे हैं, लेकिन एक कैंडिडेट जिसकी 40-50 हज़ार से शिकस्त हो रही थी उसे जितवा दिया गया है और उसका फॉर्म 45 बाकी 7, 8, 9, 10, 11 रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के साथ मैच नहीं कर रहा, तो फिर ये तो बड़ी क्लियर सी चीज़ है कि एक आदमी के फॉर्म 45 के लिए तमाम चीज़ को मैनिपुलेट किया गया है। तो हम तो इस चीज़ के क्लेमेंट हैं। उसके अंदर आपके इल्म है कि इस्लामाबाद 100% मैं दुरुस्त मान लूँ, आपकी शिकायत में 100% भी दुरुस्त मान लूँ, तो आपको ट्रिब्यूनल के रास्ते से, कोर्ट्स के रास्ते से इंसाफ मिलेगा ना। ये तो कोई मेज़ पे बैठ के आपको गिफ्ट नहीं कर सकता। या इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है, या हाई कोर्ट से, या आप अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इवन देन यू शुड टॉक टू पीपल्स पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज। वो तो आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? नदीम भाई देखिए, हम तो ट्रिब्यूनल्स में ही जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस्लामाबाद के तीनों हलकों के जो नोटिफिकेशंस हैं उन्हें सस्पेंड किया है। बाकी हमारे तमाम केसेस भी ट्रिब्यूनल्स में हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ से हमें इंसाफ भी मिलेगा। दूसरा सवाल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, मेरा ख्याल है कि इसका जवाब अगर गौहर खान साहब दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, चूँकि मैं लास्ट मिनट एंगेज हुआ हूँ। आपके इल्म में मैं तो 9 माह से रुपोश था और मुझे तो इलेक्शन कैंपेन के लिए भी सिर्फ 14-15 दिन मिले, तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी था वहाँ पर। तो यहाँ पर जो नेगोशिएशंस हो रही थी, आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ इट। और फिर उसके बाद वो अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन लेने तक। एक सवाल बॉर्डर साहब से मैं पूछ लूँ। बॉर्डर साहब, जो अभी साहब साहब ने 2 बातें कही, मैं आप दोनों से उसका जवाब चाहूँगा। एक तो कौमी असम्बली से आउट ऑफ 92 87 वो कह रहे हैं लोगों ने फॉर्म भर के दे दिए, तो आपका ख्याल था कि 30, 35, 40 लोग बच जाएंगे पीटीआई के साथ, बाकी टूट जाएंगे, तो लोग टूटे नहीं हैं उनके। पहला तो सवाल ये है। नहीं, पहला सवाल सिर्फ आपका सवाल बिल्कुल बचा है और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल बचा है। जरूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए ना, अभी तो आप देखेंगे एमक्यूएम भी अभी तक उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो चुकी, तो नंबर गेम पूरी हो गई ना। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नून लीग बाय फार नंबर ले गई है। प्रॉब्लम ये नहीं है, देखिए नदीम मलिक साहब, मुझे कोई इशू नहीं है इमरान खान साहब आ जाएं, तहरीक इंसाफ आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, काउंसिल आ जाए, सुन्नी काउंसिल आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, जमहूरियत तक परवान चढ़ गई, फाउंडेशन बन गई, असेंबली में सब चले गए, बंदर बांट हो गई, इसने वो ले लिया, उसने वो दे दिया। मुझे तो सर आप किसी की भी हुकूमत में, किसी की भी शक्ल में, चाहे वो आमरीत की शक्ल में, चाहे वो केयर टेकर की शक्ल में, इनकी शक्ल में, डेमोक्रेसी की शक्ल में, मेरी रोटी सस्ती कर दे, मेरा दूध, मेरा तेल पानी, मुझे बिजली के बिल, बेरोज़गारी, अद्वियात, मेरे माँ बाप के लिए, गरीबों की बात कर रहा हूँ, उनकी नौकरियाँ और डॉलर सस्ता, ताकि कर्जे कम हो जाएं और मुझे कर्ज़ों से जान छुड़ा दें। मेरे लिए वो हर चीज़ कबूल है इस निज़ाम के अंदर, वही ये चीज़ें पूरी कर दें। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपने 16 महीने की परफॉर्मेंस क्या दी, 16 महीने की परफॉर्मेंस देने के बाद आप क्या बेहतर करने आ रहे हैं, मुझे ये बता दें। मोहसिन आज़ाद साहब को मुझे $24 बिलियन देने का प्लान इनके पास क्या है, इनके पास IMF का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या है, इनके पास करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने का क्या है, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, इनका हाउसिंग क्या है, बेरोजगारी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेरोजगारी होने के बाद कैसे संभालेंगे, ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है इसको एड्रेस कैसे करेंगे। आपने आज के दिन पंजाब जैसे सूबे के अंदर हमने एक बर्दाश्त किया था बुजदार हमारे दवार में, आपने एक और बुजदार 2S परफॉर्मेंस ऑफ CM, नामजदा CM मरियम साहिबा को आज, आपका ख्याल है मरियम बुजदार 2 है? देखिए आज की आपको मिसाल दे रहा हूं, आज जो चले, मैं नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं अपना तजिया दे रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। आपने परफॉर्मेंस देखी, देखिए मैं बता रहा हूं ना, आज सर पूरी दिन में एक उन्होंने प्रेस करनी थी, प्रेस टॉक करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उसको एडिटिंग में 3 घंटे लगे, रिकॉर्डेड दिया, उसमें अनाउंस क्या हुआ है, पंजाब पैंडा सर्विस, वो आपको डिवोर्स के कागजात घर पे पहुंचा देंगे, पैदाइश के पहुंचा देंगे, मुर्दे के पहुंचा देंगे। ये पाकिस्तान का इशू है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एडिट करके, ये मेरा वैसे राय आपसे मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में मरियम कुड बी ए सक्सेस स्टोरी, आई डोंट नो। मेरा एनालिसिस आपका ये इनका ये, इनसे पूछते हैं, राजा साहब से। देखिए डेफिनेटली मरियम नवाज जो है डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू बी ए सक्सेस स्टोरी, ये तो आपको हम आज बता रहे हैं। बिकॉज देखिए उसकी जो पॉलिटिकल सफ़र है ना, वो कोई बनाया नहीं गया इस तरह के, उसको बना के दी गई, वो लड़ती रही है।
उसने वो सारे बुरे वक्त देखे हैं, आपको भी पता है। उसको जेल में डाला गया, बाप के साथ पाकिस्तान आई, गिरफ्तार हुई, इलेक्शन से पहले जेल में गई, फिर बाप के साथ जेल में रही, कुछ साल 1.5 साल जेल में रही, उसके बाद फिर निकली, फिर बाप के सामने गिरफ्तार हुई, फिर जेल में गई। उसने रेजिस्ट किया, उसने रेजिस्ट करके जेल में जाना क्वालिटी नहीं, असल में तो उनको डिलीवर करना पड़ेगा। देखें बात यह है कि बंदा अगर हेड ऑन दी जॉब अगर वो डिलीवर करती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बंदा अगर हेड स्ट्रांग होता है ना तो हम उसके क्रेडेंशियल को कहते हैं कि यार हेड स्ट्रांग बंदा अगर डिलीवर करेगा, स्ट्रांगली आएगा, हार्ड वर्क करेगा, मेहनती है, स्टैंड करेगा। तो मरीम नवाज से हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मरीम नवाज विल डू इट। और हमें इस वक्त पंजाब में चाहिए भी मरीम नवाज जैसी एक लीडरशिप, जो एक तो बोल्ड है, एक वो हार्ड वर्किंग है, एक वो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी किसी किस्म का, मुझे पता है उसका। तो ये 3-4 चीज़ें मरीम नवाज की बड़ी फॉर श्योर है। बाकी इन्होंने बात की हमारी, अगर वो डिलीवर करती हैं तो वो देखें अपने चाचा को आसानी से चैलेंज कर लेंगी, नहीं तो चाचा उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा, वो चाचा के लिए करेंगे। ये बात है, देखिए लिख के रख लें आप। जहाँ तक सूबा है ना, सूबे का लॉ एंड ऑर्डर है, सूबे की डेवलपमेंट है, सूबे की हेल्थ है, सूबे की एजुकेशन है। मैं आपको हमारा मंशूर जो बना है पार्टी का, हमारा जो पार्टी का मंशूर बना, उस मंशूर को बनाने के बीच में मरीम नवाज का एक बड़ा मेजर किस्म का रोल है। उसने एक आप कुछ कहना चाह रहे हैं मंशूर, कितना टाइम लगा मंशूर बनाने में? देखिए टाइम, अगर कोई अच्छी चीज बनानी हो तो आपके पाकिस्तान के आइन को बनने में कितना टाइम लगा, जरा बताएं जरा। सर मुझे तो आइन और कानून आज तक यही समझ में 6 और 9 पढ़ते हैं। 6 और 9 नहीं, 6 और आइन और कानून वही समझ आता है। 20 और 25 जब 6 पढ़ते हो आप ये कह रहे हैं 25 साल में आपका आइन बना, आपका मंशूर बना। सर मुझे बता देना सर, बात सुनिए, जब कॉपी पेस्ट करना हो तो एक दिन में चीजें होती हैं। आपका कितने दिन में बना? अच्छा आपका कब बना? बन गया? जब बन गया ना, इलेक्शन से पहले हो गया। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बनाया वो है नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब ने नहीं बनाया, मरियम साहब ने बनाया। इरफान सिद्दीकी कितना टाइम में बनाया सर? इरफान सिद्दीकी साहब ने नहीं बताया, मैं इरफान सिद्दीकी साहब ने किसने बनाया? उसके पीछे कम से कम 20 सब कमेटीज थी, 20 सब कमेटीज में कितना टाइम हो गया उसको बने हुए? ओ भाई बन गया सर, अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब आप उसकी डिलीवरी की बात करें, अब आप ये बात करें, अब आप उसके अमल दरामद की बात करें। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा उस मंशूर को? कितने दिनों में ये सवाल रेलेवेंट नहीं है। अगर उस बात कर लें ब्रेक की बात, मंशूर अगर आपका अच्छा बना, अब आप मंशूर का कुछ हिस्सा मुझे 16 महीने की कारकर्दगी में दिखा देते ना, इसका मतलब 16 महीने बाद मंशूर बना है, तो हम फिर बर्दाश्त करें। देखिए मंशूर आपका हमेशा इलेक्शन से पहले बनता है मेरे हर बार। अगर आपने बात पूरी कर ले, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। मंशूर इलेक्शन से पहले बनता है, हर सियासी पार्टी इलेक्शन में अपना मंशूर लेके जाती है, उसकी बेसिस पे वो वोट लेती है। इस बार का मंशूर आपका जो है, हमारा मंशूर आप पढ़ लें, आप फिक्र ना करें। आपकी हमें तो फिक्र है 16 महीने देख के। फॉरेन एक्सचेंज की बात की आपने, महंगाई की बात की आपने, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे सब सवाल पूछूंगा कि मरियम एज चीफ मिनिस्टर पंजाब आपकी क्या तवक्कुआत हैं और क्या असेसमेंट है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जिसने वफाक में हुकूमत बनानी हो उसको सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि पंजाब वो जीतता है या नहीं जीतता। पंजाब अगर वो जीत गए तो मरकज़ में हुकूमत बनाना उसके लिए आसान हो जाता है। पंजाब में फ़तह पाने के लिए ही सारे कोशिश रहते हैं, लेकिन पंजाब को काबू रखने के लिए बाज़ औक़ात चॉइसेस ऐसी की जाती हैं। किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब ने गुलाम हैदर वाही को वहाँ चीफ मिनिस्टर लगाया था, अपनी असम्बली संभाली नहीं गई, पूरी असम्बली भट्टू साहब के साथ लोटा बन के चली गई। फिर उसके बाद उन्होंने ऊपर नीचे अपने छोटे भाई को वहाँ लगा के रखा। मरकज़ में हुकूमत बड़े भाई की, पंजाब में छोटा भाई। एक गलती इमरान खान ने दोहराई, गुलाम हैदर वाही जैसी, पंजाब के अंदर बुज़दार को लगा के। पुअर परफॉर्मेंस और सेटबैक हुआ, पंजाब नहीं संभाला गया और उसका नुकसान हुआ। अब जो PMLN ने चॉइस ली है वो मरियम नवाज़ है, जो नवाज़ शरीफ का कहना चाहिए सियासी विरासत की मालिक भी वही है। वो फ्यूचर है लीडरशिप PMLN के लिए। अगर वो ख़ानदान की डोमिनेंस बरकरार रहती है इस पार्टी के ऊपर, जो नून लीग का टैग है नवाज़ वाला, वो उसकी वजह से फैमिली की रहेगी डोमिनेशन, तो वो फ्यूचर उसका मरियम नवाज़ है। तो एज़ चीफ मिनिस्टर वो कामयाब होती हैं तो वो पार्टी को जितवाएंगी, अगर वो मुश्किलात का सामना करती हैं तो पार्टी के लिए नुकसान का बायस भी होंगी। सरज़ादा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं कि एक खातून वज़ीर आला के तौर पर मरियम नवाज़ का राइज़ है, पॉलिटिकल राइज़ हुआ है यहाँ पर, अच्छा परफॉर्म करेंगी, मुश्किलात का सामना करेंगी, क्या देखते हैं आप? नदीम भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़ा कर दूं कि अगर मरियम बीबी को पंजाब में वज़ारत आला दी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट के हक़ के ऊपर और अवामी मैंडेट के ऊपर एक डाका होगा। चूँकि कौमी असम्बली पर ज़्यादा नज़रें होने की वजह से पंजाब में MPs के हल्के फोकस नहीं हो सके, और जिस लेवल की दादंदी पंजाब में हुई है दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, नंबर 1। नंबर 2,
मेरे भाई हैं पंजाब के मोहसिन शाह सूबाई नवाज हलकों के रांझा ऊपर तो साहब, मैंने मैं इनका आपकी बड़ा शिकायत एहतराम नहीं ज़्यादा करता हूँ। सुनी। पंजाब के सूबाई हलकों के सर ऊपर मैं तो आपको मैंने आपकी इंशाल्लाह आज ज़्यादा रात तक शिकायत पूरी नहीं सुनी। डिटेल दे दूँ सर, चूंकि फोकस नेशनल असेंबली था इस वजह से वो पंजाब को हाईलाइट नहीं किया जा सका, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको आज सारी डिटेल उसकी प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा, मेरी मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब मेरे भाई हैं और बिल्कुल फैसलाबाद के साथ सरगोदा से हैं। मेरे लिए इनका बड़ा एहतराम है, लेकिन उन्होंने फरमाया कि मरीम साहबा असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं करेंगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया था कि हमने तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के ईमा पर और उनके कहने पर लेकर आए थे, और उसके बाद से लेकर आज के दिन तक मरीम साहबा इस मामले के ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार रखी और उनके बयान भी वाज़ेह हैं। नंबर 3, मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ अगर आती हैं, मरीम बीबी अगर आती हैं, तशरीफ़ लाती हैं पंजाब में, तो इट विल बी अ डिज़ास्टर। उसकी वजह यह है कि उनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई मुंतकिमुल मिजाज खातून है, और मैं अदब के साथ बात कर रहा हूँ, मैंने बीबी का लफ्ज़ साथ उनके ऐड किया है, मेरा ख्याल है ये हमारा राइट भी है, लेकिन वो इंतहाई मुंतकिमुल मिजाज खातून है, और आप देखेंगे कि उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर आएगा, और पाकिस्तान के अंदर दोबारा जो पॉलिटिकल एक तलातुम है वो बपा होगा, चूँकि उनको जिन हॉक्स की स्पोर्ट्स पंजाब के अंदर अवेलेबल होगी उसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं और दीगर लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बाज नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो आ भी जाती हैं तो एक चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि नेशनल असम्बली के अंदर तकरीबन 125 के करीब की अपोजिशन मौजूद होगी, और पंजाब असम्बली के अंदर भी तकरीबन 150, 130-135 के करीब की अपोजिशन मौजूद होगी। तो वहाँ पर फिर आपस में जिस वक्त हमारा पॉलिटिकल रिफ्ट बढ़ेगा तो जाहिर है माहौल गर्म होगा, और आप जब सियासी इंतकाम, क्योंकि मैं मरीम साहबा से कम ये उम्मीद कतई नहीं रखता, और मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि वो बड़े कोई मुनसफाना तरीके से या वो बड़ी हिकमत के साथ चलने की कोशिश करेंगी। हिकमत का और मरियम बीबी का दूर दूर तक का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, एक इंतहाई अग्रेसिव खातून है। सियासत में अगर कोई अग्रेसिव सियासत करता है कोई पॉलिटिशियन, तो पंजाब की सियासत में अगर वो साथ परफॉर्म करने में कामयाब हो जाए, ये बिग इफ है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है और अग्रेसिव है, तो इमरान खान उसकी मिसाल है, अग्रेसिव भी था और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसके बयानियाँ बहुत अग्रेसिव था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। मरियम के लिए चैलेंज ये होगा कि अग्रेसिव रहने के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा एज चीफ मिनिस्टर। ये एक चैलेंज है जो वो अपनी कारकर्दगी से बता सकती हैं, वक्त से पहले पेशगोई नहीं की जा सकती इसके ऊपर। वाडा साहब, एक सवाल, क्योंकि अभी ये एक इशू है जिसके ऊपर वो कहते हैं सूबाई के ऊपर भी शिकायत है। अभी तक मैंने पीटीआई की सूबाई के ऊपर पंजाब से शिकायत ज़्यादा नहीं सुनी, कौमी के ऊपर है, और केपी के कुछ हलकों में ख़ास तौर पर तैमूर झगड़ा वाला हल्का है, उसके अंदर काफ़ी वाला सीरियस इशू है। जो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका आगाज़ और अंजाम वो क्या है? देखिए, नहीं, मैं तो बड़ा उसके अंदर कैटेगोरिकल क्लियर हूँ। एक तो ये कि उनका मिस्टर ज़मीर जागा है 10 दिन बाद। क्यों जागा है? ठीक है, वो बताता हूँ। 10 दिन बाद जागा उनका ज़मीर, 10 घंटे बाद नहीं जागा, 1 दिन बाद नहीं जागा। फिर वो 6 बजे नमाज़ पढ़ के कैप्शन में खुदकुशी करने जा रहे थे। खुदकुशी करके वो सूट बूट में क्रीज करके, और तो तफसील होगी ना, जागा कैसे? देखिए, जागा तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत थी पीटीआई से, या वो नून लीग, दो ही इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। एक बेनिफिशरी है कि अपना बयानिया बेच दे के धांधली हो गई पीटीआई, एक बेनिफिशरी ये है कि अपनी शर्मिंदगी में डालें कि ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही कॉन्टेशन का, तो दो ही पार्टीज इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है इस आदमी को। और देखिए, जो आदमी सबूत ना दे सके, जो आदमी आगे बात ना कर सके, जिसकी बात में कोई वजन ना हो, जहाँ तक आप इंसाफ की बात करें कि उनको है प्रॉब्लम, इनको है, सबको एक प्रॉब्लम है, और ये 18 में भी थी, उससे पहले भी थी, आगे भी होगी, उसका मैंने आपको बता दिया है। सर, इन कंप्लेंट्स का नदीम मलिक साहब, प्लीज सीरियसली आप देखें इसके, प्लीज पेपर बनाएं, इसके पकौड़े खाएं, इसमें पकौड़े डाल के खाएं, कुछ नहीं होगा। कल जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो चेहरे मुरझाए हुए थे इत्तेहाद का ऐलान करते हुए, आपको नहीं लगता कि कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसको थोड़ा सा तेज कर दिया उस इत्तेहाद को? वैसे इत्तेहाद तेज नहीं था चल रहा, एक्सपेडाइट कर दिया उस प्रोसेस को। देखिए नदीम मलिक साहब, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, चली जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ सैटरडे उसके बाद डेड हो जाएगी, सर। देखिए, उस दिन सैटरडे था, हमारे पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, एक मसाला अच्छा चला, वो 13 सीटें हैं। सर, पाकिस्तान में ना इलेक्शंस रिगिंग इज नेवर अ सीरियस इशू, बिकॉज़ उसको एड्रेस नहीं किया किसी ने। और आज भी आपसे कह रहा हूं, मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। सर, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। 45 फॉर्म के अंदर पकोड़े खाएं और छोले खाएं, और बहुत आप लोगों का मसला है उसको बचाने का, तो उसमें केचप और फ्रेंच फ्राइज खाएं। सर, आप बताइए कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें, कमिश्नर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं
उस पर ये समझता हूँ कि उनका लाजमी कोई एंगल है। देखें वो बेनिफिट किसको दे रहे हैं इस प्रेस कॉन, पीटीआई को बेनिफिट दे रहे हैं, सीधा साफ पता लग रहा है कि ये भी तो हो सकता है कि वहाँ सीटें चांदी कैसी निकल आए जिसमें गड़बड़। देखें मैं तो चाहता हूँ फॉर्म 45 और 47 को ऑडिट किया। देखिए कमिश्नर साहब को इस बात पे थोड़ा सा शर्म भी आनी चाहिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस कमरे में बैठे अगर वो सब कुछ देख रहे थे और बोरे उनके सामने लग रही थी तो उस वक्त ही एक बंदे को कान से पकड़ते और बाहर लेकर आते और कहते कि तुम ये क्या काम कर रहे हो। और कि वो ज़मीर अब जाकर देखो ज़मीर उनका लेट इसलिए जागा ना, ज़मीर इसलिए उनका लेट जागा क्योंकि उनका अक्सर औकात ज़मीर हमेशा लेट ही जागता है। मैं तो उनको बड़ा पुराना जानता हूँ मजिस्ट्रेट के वक्त से, उनका ज़मीर जहाँ पर उनका मतलब होता है वहाँ पर कई दफ़ा नहीं भी जागता। ये तो बड़ी पक्की सी बात है। जहाँ जहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफर रही है वहाँ पे उनका ज़मीर कई जगहों पर सोया पाया गया। सरगोदा में रहे डीसी, वहाँ पे भी कई जगह पे ज़मीर सोया रहा है। आप सब लोगों ने अपनी हुकूमतों में उनको अपनी अपनी पसंद की जगह पे देखिए मैं तो सरगोदा में वो डीसी थे, मैं उनको कोई इतना पसंद नहीं करता। आप पसंद करते थे नहीं करते थे? इसीलिए आपकी हुकूमत ने लगाया ना, चीजों की वजह से उनको पसंद नहीं करता। आप ना पसंद करते होंगे क्योंकि वो उनके जो ये मामलात थे इस तरह के जहाँ पे ज़मीर सोता रहता जो लाहौर में बैठ के हुकूमत चलाते थे वो लोग पसंद करते थे। अब वो लाहौर वाले लगा देते थे, लेकिन देखें ना अब क्या असरात, जिन लोगों को हम नहीं पसंद करते लगाते थे ना वो कि नहीं लगाते थे, जब उसको जिन लोगों लगाते थे ना वो, तो फिर मसला क्या है? हमने तो वही आखिरकार, मुझे ये नहीं पता कि उसके मुहर्रकात के पीछे उसको पुश करने वाला कौन था। आखिरकार दुरुस्त तो फिर हम ऐसे छोटे कारकुन नाकिस राय रखने वाले साबित हो गए ना कि जिन लोगों को आपने लगाया पाला पोसा, लाहौर में बैठ के जो हुकूमत करता है ना सरगोदा वालों की सुनता नहीं है, सिर्फ वहां से इलेक्शन लड़ने आता है। ये सरगोदा वालों की बहुत बड़ा शिकवा है कि सरगोदा के फैसले सरगोदा वाली आवाम को करने चाहिए। लाहौर से और उनके सरगोदा इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं, सुनते नहीं है। नहीं और हमने इलेक्शन जितवाए हैं। इसमें वैसे हमारा सूबा जो है ना सर, आगे से भी आएंगे तो फिर जितवाएंगे। हमारा सूबा जो सिंध है ना सर, उसमें आप एक कारकर्दगी देंगे, वहाँ किसी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का ज़मीर ही नहीं जागता। अगर मिस्टर ज़मीर भी आ जाए तो नहीं जागता। तो ये क्वालिटी है सर सिंध की, ये तो क्रेडिट आप दे दें। सर ये इनका जो पानी है सर वो एक शायद सिंध का पानी है ना, हाफिज साहब थे ये जेयूआई के, उन्होंने कहा था ये ज़मीर की आवाज़ पे नहीं, ये जनरल ज़मीर की आवाज़ पे बोलता है। वहाँ पे सर बड़ा स्ट्रॉन्ग ज़मीर है, ज़मीर जो है ना सर वहाँ पे वो आता अब इस दुनिया में नहीं है जनरल साहब, वो पैसे का ज़मीर होता है सर। तो अब मालूम नहीं है कि आप किसकी आवाज़ के ऊपर बोल रहे हैं, ये आप भी बता सकते हैं। नहीं सर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके दो ही बेनिफिट होता है, एक ये पार्टी होती है, एक पीटीआई। साहबजादा साहब पीटीआई है, सिंपल सी बात है, उसने आपके इलेक्शन को क्वेश्चन किया। साहबजादा साहब ट्रिब्यूनल के सामने मामलात है कौमी असम्बली की, उसके ऊपर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ये आता है कि आप लोगों की तरफ से कौमी असम्बली के उतनी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई ईसीपी के सामने जितना आप सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर बयान दे रहे हैं। क्या ये बात सही है? क्या एनए की उतनी कंप्लेंट्स आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाई या ट्रिब्यूनल्स के सामने जमा नहीं करवाई? नहीं नदीम साहब, हम इंशाल्लाह आज रात तक वो तमाम तफसीलात सामने ले आएंगे। वो सोशल मीडिया की तमाम चीज़ें हमारी नज़र से गुजरी हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ें कंपाइल कर रहे हैं। पंजाब में हमारी जो कंप्लेंट्स हैं वो 45+ हैं, जो इस वक्त तक हमारे पास विद ऑल द 45 फॉर्म्स एंड एवरीथिंग मौजूद है। इंशाल्लाह वो भी हम मंजरेआम पर, चूँकि मीडिया पर गुज़श्ता रात से ये बात सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होना शुरू हुई। जी नहीं, सिर्फ सूबाई असम्बली की पंजाब की बात कर रहा हूँ जी। और दूसरा मैं एक और बात मैं तो कौमी असम्बली की पूछ रहा हूं, कौमी असम्बली के आपने टोटल कंप्लेंट्स कितनी जमा कराई हैं सर? हमारी कौमी असम्बली की 31+ तो मेरे नॉलेज में है जी, जो डायरेक्टली यानी मेरे पास सर यही सोशल मीडिया पे चल रहा है नंबर। लेकिन एक सवाल है मेरा आप सर, 31 से 40 कर लें सर, आपका तो दावा यह है कि आपकी 180 नशिस्तें हैं, तो 92 आपके पास है, 88 कंप्लेंट्स दर्ज होनी चाहिए थी, 88 कंप्लेंट्स सर हमारे पास 94 हैं। 94 में आप 40 ऐड कर दें तो 134 बनता है। 134 में आप अगर हमारी अकलियतें और ख़वातीन की नशिस्तें डाल दें तो हमारा मैजिक फिगर 169 का पूरा होता है, नंबर 1। दूसरा लियाकत चट्टा साहब की बात हो रही थी नदीम भाई, 180 नशिस्तों का दावा है सर, रुकिए यहाँ ब्रेक लगाइए सर। आप दावा रखते हैं कि आपकी 180 सीट्स हैं और 180 के लिए कम से कम आपकी को वहाँ 100 के करीब शिकायत इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल में जमा होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ आपने खुद कहा कि 31 है। सोशल मीडिया पे भी यही नंबर 30 में ही चल रहा है सर। 30 के करीब अगर आपकी कौमी असम्बली की शिकायत हो तो 30 में से आप 100 सीटें तो नहीं जीत सकते, नहीं हो सकता ना। आप 30 में से 70-80 सीटें तो नहीं जीतेंगे, 30 में से 15 हो सकते हैं आपकी, दुरुस्त हो 15 गलत हो। नदीम भाई मेरी अर्ज तो सुन लीजिए, अभी हमारे पास हमारी KPK की और हमारी बलूचिस्तान की इसमें एडिशन नहीं हुई। हमारे बलूचिस्तान के 7 MNAs जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे ये कहा कि अब से इंशाल्लाह हम वही चीज़ें तमाम कंपाइल कर रहे हैं। अभी 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह हम वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा सर ये लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, आप 180 नशिस्तों के दावेदार हैं साहबजादा साहब,
लेकिन ये प्रॉब्लम एरिया है माजरत के साथ। सर मैं इंशाल्लाह आपको सर पूरा सर मैं पूरा के ऊपर लगता है नदीम भाई मैं पूरा करके दूंगा इंशाल्लाह आपको। निशिस्तों का दावा करें, सिर्फ थोड़ा सर आप टाइम ले लें, पूरा करके देंगे। मेरे पास जो दादोशुमार है सर, नेशनल असेंबली का भी लेटेस्ट नंबर है जो ये हम मेरे पास कंफर्म नहीं है, लेकिन वो कहते हैं टोटल 39 कंप्लेंट्स हैं जो आई हैं, टोटल 39। सर नहीं सर, इसमें हमने अभी बलूचिस्तान की जो हैं वो हमारी 7 जो हैं वो ऐड ऑन नहीं है, और इसके अंदर KPK के भी अभी ऐड ऑन नहीं है। तो मुझे सिर्फ 1 घंटे का दें, वो 7 ही टीम बैठी है, वो लड़के वहां पर सारा काम इसी चीज के ऊपर कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर आप कर लें, नंबर अपडेट जैसे आप देंगे वैसे इसको अपडेट कर देंगे। दूसरा नदीम भाई, मैंने वो लियाकत चट्टा साहब की बात करनी थी कि आपको इंसाफ मेरे शहर से जी आप करिए बात, मिलना तो चाहिए जी। अगर को आइन कानून है, लियाकत चट्टा साहब ने जी अपने कैरियर की इब्तिदा की थी मेरे शहर फैसलाबाद से, और उन्होंने 10 साल से ज़्यादा वक्त फैसलाबाद में सर्व किया है। मजिस्ट्रेट से उनकी इब्तिदा हुई थी और यहाँ तक वो पहुँचे। पाकिस्तान में जो लोग लियाकत चट्टा साहब को जानते हैं और फैसलाबाद में जो लोग लियाकत चट्टा साहब को जानते हैं, सब लोगों को पता है कि उनकी सबसे करीबी एफिलिएशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रही है। आप उनके तमाम अदवार निकाल लें, और उन अदवार में उनकी, हमारे दौर में तो वो रहे थे कमिश्नर डेरा गाजी खान। अब कमिश्नर डेरा गाजी खान कितनी बड़ी पोस्ट है नदीम भाई, ये आपको खुद भी अंदाजा है इस चीज़ का। जितनी भी अहम पोस्ट हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में उनके पास रही हैं, जहाँ पे भी वो कमिश्नर रहे हैं। वो कह रहे हैं सीएम पंजाब का इलाका है, उससे ज्यादा अच्छी जगह कौन सी होगी उनके लिए? सीएम पंजाब का इलाका था भाई, बड़े एतराम से, और सीएम साहब ने अपनी ख्वाहिश पे वो बंदा लगवाया था, मुझे पता है इस चीज़ का। सर वो अपनी जाती ख्वाहिश सर बिल्कुल लगवाया होगा, मैं उसको, और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का फंड आप 18-19 की ADP निकाल लें, आप 17-18 की ADP, सॉरी 20-21 की ADP, 22-23 की ADP, जितनी भी ADPs निकाल लें, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का जो फंड था वो चट्टा साहब के दौरे, कमिश्नर के दौर में डेरा गाजी खान में। सबसे बड़ा इशू अभी प्राइमरी है कि सर, और सर जितना काम डेरा गाजी खान के दौर के अंदर हुआ है उस टाइम पे, आप तौसा शरीफ जाके देखें, आप डेरा गाजी खान जाके देखें, जितनी डेवलपमेंट उस टाइम पे हुई है वो नहीं हुई जी। तो ये तो कैलकुलेशन सर बड़ा मसला है। तो सर ये वाडा साहब को भी इशू उसी बात पे है जिस पे मैं अटका हुआ हूँ कि अगर आपको दावा यह है कि आपकी 180 नशिस्तें हैं और शिकायत 31 हैं, तो उसमें से 80 सीटें कैसे और निकलेंगी या 90 सीटें और कैसे निकलेंगी, ये बात हम समझने से कासिर है। नहीं वो उनका नदीम भाई मेरे ख्याल से वो ठीक भी एक तरीके से, आपको 2018 में भी हमारी निकल आई थी, और जैसे 2024 में निकली है। साहबजादा साहब जवाब दे लें पहले, साहबजादा साहब। नदीम भाई, फैसल वावडा साहब ने एक बात की। देखिए नदीम भाई, आपको मेरे मिजाज का पता है, मैं आज तक जो भी बात करता हूँ एविडेंस के साथ करता हूँ। मैंने इसीलिए आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट अवे सच के साथ ये बात कर दी कि मेरे पास अभी एग्जैक्ट फिगर्स पहुँचे नहीं हैं, वो कंपाइल हो रहे हैं। जब वो कंपाइल होंगे तो इंशाल्लाह आई शेयर इट विद यू। मैंने इसलिए को हवा में बोंगी नहीं मारी या डंगी मारने की कोशिश नहीं की, और मैंने आपके सामने ऑनेस्टी के साथ एक बात कर दी है। वो अगर कम होंगे तो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ज्यादा होंगे तो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल फेयर है। मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब ये इतना उन्हें मार्जिन मिलना चाहिए। उन्होंने मेरे पास दादोशुमार यही है। बिल्कुल अपडेट आएगा तो शेयर कर, 1 घंटे तक आप शेयर कर, हमसे भी कर लीजिएगा। वो 1 घंटे नहीं, हम टीवी पे चलाएंगे, 1 घंटे बाद ये देंगे तो हम टीवी पे खबर चलाएंगे। एक बात करता हूँ, देखिए ये तो एक कह दें कि जी हमारी सारी की सारी सीटें हमारी थी, हमारे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने बात की कि मेरा ये क्लेम है कि वो जो मेरा RO था वो सी एजुकेशन था, वो ये था वो था, ये उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा कि जब मैं सारी चीज़ें लेके ट्राइब्यूनल में जाऊंगा और मैं वहाँ पे साबित करूंगा। मेरे यहाँ पे सोशल मीडिया सर आज एक ना पतन ने रिपोर्ट जारी की है जो इलेक्शन कमीशन के बाद इश्यूज़ के ऊपर ना इनका ट्रायल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के लोगों का। आपका रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था 2013 में, वो बैठ गया था। इसके पे पतन ने नहीं की, वैसे मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। RTS आपका 2018 में बैठ गया। इस दफ़ा जो भी उनका इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था वो 2024 में बैठ गया। फॉर्म 14 था 13 में, फिर उसको नंबर चेंज करके आपने 18 में 45 कर दिया। अभी भी 45, 46, 48, 47 ये सारे फॉर्म है। 2 हफ्ते की लिमिट थी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 कम्प्लीटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपलोड करने हैं, जो कल पूरी हो जाएगी 22 तारीख को। ये पता ने तफसील जारी की है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को 2013 का भी ये सवाल पूछते थे फॉर्म 14 किधर है, तो जवाब नहीं था मिलता। अब वो 10 साल बाद हमें 45 का भी जवाब ना दे, तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का ट्रायल होना चाहिए। देखिए 50,000 रुपया आप देते हैं ना इस कौम का, करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें। जहाँ तक इलेक्शन नदीम भाई एक और बात करना चाहता हूँ, जवाब देना, फिर आप इजाजत दें।
जहाँ तक इलेक्शन कमीशन में सर मैं आता हूँ आपकी तरफ, रांझा साहब जवाब दें। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका तो बिल्कुल आप समझ दुरुस्त कह रहे हैं, और वाकई वो होना चाहिए ताकि इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन, मैं तो पिछले इलेक्शन में भी ये कह रहा था कि यार ऐसा इलेक्शन ना हो कि यहाँ पे डी चौक में लोग बैठे हों, क्योंकि 13 में इलेक्शन हुआ तो डी चौक में बैठे हुए थे, 18 में इलेक्शन हुआ तो फिर यहाँ पे रौनक शुरू हो गई, उसके बाद फिर अब 24 में हुआ तो फिर वो काम शुरू अब तो सारी पार्टी, अब तो सारी पार्टियां, तो ये जो चीज़ है ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ चीज़ जा रही है। इलेक्शन कमीशन को आपको बिल्कुल ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो फुल प्रूफ हो, और उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के, अब कौन नहीं रो रहा, हर बंदा कह रहा है कि जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, तो बेहतर है पार्लियामेंट में जाएं, बैठें। इलेक्शन डे ठीक था, लेकिन उसका जो साहबजादा साहब भी बैठे, साहबजादा साहब आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर मैं इसमें एक ही चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए तमाम पार्टियों ने इलेक्शन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सवाल ये है कि जब तमाम पार्टियों का इलेक्शन के ऊपर अदम एतमाद है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है, तो सब मिलकर फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े की बात क्यों नहीं करते, क्यों उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करते कि पूरी मुल्क की सालमियत उन्होंने स्टेक के ऊपर लगा दिया। कोई भी आदमी अपने रिजल्ट से राज़ी नहीं है। यहाँ पर कमिश्नर एक साइड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब फरमा रहे हैं मेरे अपने हलके के अंदर नदीम भाई, मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रात 9:30 बजे, सॉरी मेरे आरओ को रात 9 बजे मेरे और मेरे 3 MPs की मौजूदगी के अंदर ले जाया गया, और वो अगले दिन शाम 4 बजे तक नहीं आया। हम आरओ के दफ्तर में बैठे, वो पंजाबी में कहते हैं जाके जक मार रहे थे, और मेरी लीड जो 100, मैं टोटल 375 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 6 या 7 पोलिंग स्टेशन आ रहा हूं, मैं 177, अच्छा मेरा आप फॉर्म 47 निकालें, 49 निकालें, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वहां पर शकील शाहिद साहब, मेरे फॉर्म 45 को जब वहां पर वो डाटा कंपाइल किया जा रहा था तो उनका वोट 8000 कर दिया गया। जब मेरा फॉर्म 49 आया है तो उनका 8000 वो उड़ गया है, उनका टोटल वोट 1000-1500 था, वो 7000 वोट दोबारा मेरे वोटों में ऐड ऑन हुआ है, तो मेरी लीड जाके को 43-44 हजार बनी है। तो ये तहफुजात अगर हर जगह पर मौजूद थे और अगर इलेक्शन को इस तरीके से मैंने किया गया, तो मेरा तो ख्याल है कि फिर तमाम पार्टियों को मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की बात करनी चाहिए, वगरना हमारे इलेक्शन के बाद यही बात कहते रहेंगे क्या है जी पार्लियामेंट में बैठे हैं और ये तमाम मामला इजलास आ जाएगा सर अगले सैटरडे, ये कमिंग सैटरडे नहीं, नेक्स्ट सैटरडे, उसके बाद अगले हफ्ते उसके वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, उसके अगले प्रेसिडेंट हो जाएंगे, चांद पे ये हुकूमत बनाएंगे, इनकी हुकूमत बनना शुरू हो गई है। तो अब अल्लाह खैर से करे। आपका ख्याल है इसमें से कुछ नहीं निकलना? नहीं, मैं तो पहले 1 साल से मैं कह रहा हूँ, आप लोगों का जमाना था, नो वोट ऑडिट सर, हम करना था जमहूरियत का शौक, और आइन और चौकीदार जो थे, दावेदार और ठेकेदार, कुछ नहीं निकल सकता इसमें से, कुछ नहीं निकलेगा, सब खूह खाते। ये तो कोर्ट में मामला चला गया, हमने देखा पिछली दफा की जो पिटीशनें थी वो कब जाकर सब खूह खाते क्या। ये देखें, ये तो अब लीगल बैटल्स हैं, ये आपको पता है कि किस सर 50 साल तो भुट्टो साहब की प्रोब कर रहे हैं, इसको भी इंशाल्लाह 50 अब ये सबर शुक्र करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात, आगे इस तरह जाना है, यही है बस, अब यही है, अब यही है, अब इसके साथ बैठे पहाड़ी से गिरेगी गाड़ी जमहूरियत की, या पहाड़ी चलेगी, इसके ब्रेक फेल हो जाएगी, आपका ख्याल क्या है, गिरेगी कि आगे चलेगी? मेरा ये आगे तो सर मुझे अच्छी जमहूरियत नजर आ रही है अगले आने वाले टाइम में, और अच्छी पॉलिटिक्स और अच्छे इलेक्शन भी नजर आ रहे हैं। कब तक? मैं तो बता चुका हूँ सर, 2 साल 2.25 साल मैक्सिमम को अल्लाह की मदद आ गई। फैसल वाडा साहब, मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, साहिबजादा हामिद रजा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।